Hello people, this is Soumya from Soumya's Fair and today we are back with the same research paper जो हमने पिछली बार भी डिस्कस किया था. That is a case study on the ideological difference between the Indian left wing and right wing. तो पिछली बार हमने डिस्कस किया था कि राइट विंग और लेफ्ट विंग आइडियोलॉजीज की शुरुआत कहाँ से हुई, वो किस तरह से इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में आए, जो था आपका प्री इंडिपेंडेंस. हमने वहां पर डिस्कस किया कि कैसे आर्य समाज और ब्रह्मो समाज जो ए पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस थी उन्होंने नींव रखी राइट विंग आइडियोलॉजी की. हमने उस पेपर में समझा था कि किस तरह से बाल गंगाधर तिलक ने इंडियन फेस्टिवल जो था गणेश उत्सव उसको यूज किया लोगों में, यंगस्टर्स में पेट्रियोटिज्म जगाने के लिए. किस तरह से स्पेसिफिक प्राइवेट फेस्टिवल का जो अपने घरों में बनाया जाता था, सेलिब्रेट किया जाता था, उसको यूज किया गया, एक पब्लिक डोमेन दिया गया और वहां पे जो है लोगों ने डिस्कशन किया कि कैसे हम ब्रिटिश पावर को ओवरथ्रो कर सकते हैं. किस तरह से सावरकर की हिंदुत्व की डेफिनेशन से इंस्पायर होकर हेगड़ेवर ने आरएसएस की स्थापना की. किस तरह से सावरकर ने आरएसएस को क्रिटिसाइज किया ये कहते हुए कि आरएसएस एक पॉलिटिकल पार्टी है, आरएसएस सिर्फ और सिर्फ रिलीजन और कल्चर पे ध्यान देती है और पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं होती है. क्योंकि सावरकर मानते थे कि अगर इंडिया को फ्रीडम चाहिए तो हमको पॉलिटिकल एंगल ही अपनाना पड़ेगा और इसीलिए उन्होंने हिंदू महासभा की स्थापना की थी. फिर हमने ये समझा कि किस तरह से नेहरू ने जब विजिट किया सोवियत यूनियन को और यूरोपियन नेशंस को और वहाँ का हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन देखा, वो भी किस वजह से, क्योंकि वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहे थे मार्क्सिज्म को, लेनिनिस्ट्स को. किस तरह से रेवोल्यूशन जो हुआ रशिया में जिससे इंस्पिरेशन लेके वहाँ पे बहुत हैवी डेवलपमेंट हो रहा था, कैसे किस तरह से सोशलिज्म की वजह से इन कंट्रीज का ग्रोथ हो रहा था, डेवलपमेंट हो रहा था. नेहरू ने किस तरह से डेमोक्रेसी को सोशलिज्म के साथ जोड़ा. इसी तरह किस तरह से सुभाष चंद्र बोस जो नेहरू की ही आइडियोलॉजी फॉलो करते थे लेकिन वो बहुत ज़्यादा प्लान ओरिएंटेड थे, एक्शन ओरिएंटेड थे, वो बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशनरी थे और इन दोनों ने मिलके किस तरह से एक तरह से राइट विंग को छोड़ के लेफ्ट विंग की एक स्थापना की. कैसे आरएसएस जो एक राइट विंग ऑर्गेनाइजेशन थी उसी का काउंटर पार्ट सीपीआई बनी जो लेफ्ट विंग की कह सकते हैं कि पहली पार्टी थी. अगर आपको ये सारी इंफॉर्मेशन दोबारा से समझनी हो, जाननी हो, उसका डिस्कशन सुनना हो तो आप हमारा पुराना वीडियो देख सकते हैं, उसका लिंक कैप्शन में हम लोग डाल देंगे. अगर यहाँ तक ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल. तो जैसे पिछले वीडियो में हमने इसकी शुरुआत को समझा था, आज हम ये समझेंगे कि जो प्रेजेंट सिनेरियो चल रहा है इस टाइम पे किस तरह से इंडियन राइट विंग और इंडियन लेफ्ट विंग एक्ट कर रहा है. तो अगर हम इंडियन डेमोक्रेसी को समझें, इंडियन पार्लियामेंट को समझें, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम को समझें, तो ये सिस्टम बिना लेफ्ट विंग और बिना राइट विंग के नहीं चल सकता है. ये सिस्टम में दोनों आइडियोलॉजीज फॉलो होती हैं, एक तरह से दोनों अमेलगमेट भी एक जगह पे जाके हो जाती हैं. आज के टाइम पे अगर हम लेफ्ट विंग और राइट विंग को देखें और समझें तो हमें ये पता चलेगा कि ये दोनों किस तरह से बहुत ही ऑपोजिंग आइडियोलॉजीज हैं. ये कल्चरल लेवल पे, ट्रेडिशनल लेवल पे, इकोनॉमिक लेवल पे, सोशल लेवल पे, इवन मिलिट्री लेवल पे भी एकदम डिफरेंट बातें करती हैं. और हमें ये समझना भी ज़रूरी है कि इन दोनों में से कोई एक को हटाया नहीं जा सकता है और इन दोनों को पूरी तरह से साथ में लागू भी नहीं किया जा सकता है. तो टुडे वी विल अंडरस्टैंड कि डिफरेंट डोमेन्स में ये दोनों आइडियोलॉजीज आज के टाइम में कैसे एक्ट कर रही हैं. अगर हम आज के लेफ्ट विंग की बात करें तो हमारा आज का लेफ्ट विंग बात करता है सोशल इक्वालिटी की, इकोनॉमिक इक्वालिटी की, वो बात करता है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड रिसोर्सेस की. आज का हमारा लेफ्ट विंग डिपेंड कर रहा है, एडवोकेट कर रहा है सिर्फ और सिर्फ सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक इक्वालिटी की. वो मानते हैं कि सबको इक्वल वेल्थ मिलनी चाहिए, सबको इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, सबकी इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए. हमारा लेफ्ट विंग ये मानता है कि स्टेट इंटरवेंशन हर चीज में बहुत जरूरी है, प्राइवेटाइजेशन से दूर रहना चाहिए, तभी सोशल वेलफेयर हो पाएगा. अगर कैपिटलिस्ट आउटलुक रखा जाएगा
तो जो आम आदमी है उसका नुकसान होगा। और जो कैपिटलिस्ट लोग हैं, जो बिजनेसमैन हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, सिर्फ वही लोगों का फायदा होगा और आम आदमी और गरीब होता जाएगा, वो और ज्यादा सोशल इनजस्टिस फेस करेगा। वो मानते हैं कि अगर इंडिया का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड रिसोर्सेस पे ही होगा। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ का मतलब ये होता है, एक तरह से इसको टैक्स के एस्पेक्ट्स में समझते हैं। वो मानते हैं कि जो टैक्सेशन पॉलिसीज होनी चाहिए वो रिग्रेसिव नहीं होनी चाहिए, वो प्रोग्रेसिव पॉलिसी होनी चाहिए। रिग्रेसिव पॉलिसी का मतलब होता है कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी आपको टैक्स परसेंटेज कम देना पड़ेगा। और प्रोग्रेसिव जो टैक्सेशन पॉलिसी है वो ये मानती है कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी आपको परसेंटेज ऑफ टैक्स भी उतना ज्यादा देना पड़ेगा। इसका मतलब ये है जितना ज्यादा आप कमाएंगे उतना ज्यादा आप टैक्स पे करेंगे, जितना कम आप कमाएंगे उतना कम आप टैक्स पे करेंगे। इससे रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा वेल्थ का, क्योंकि जो ज्यादा कमा रहा है वो एक बहुत बड़ा परसेंटेज अपनी कमाई का टैक्स पे दे रहा है। जो टैक्स यूज किया जाता है पब्लिक वेलफेयर के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए, कंट्री के अपलिफ्टमेंट के लिए, वगैरह वगैरह चीजों के लिए। और जो जितना कम कमा रहा है वो उतना कम टैक्स दे रहा है, लेकिन उसको फैसिलिटीज पूरी मिल रही हैं क्योंकि जिसने ज्यादा टैक्स दिया है उसके पैसे को यूज किया गया है। अब यहाँ पे क्या हुआ, एक तरह से इकोनॉमिक जस्टिस हो गया, क्योंकि जिसने ज्यादा कमाया था वो भी वही फैसिलिटीज ले रहा है, जिसने कम कमाया था वो भी वही फैसिलिटीज ले रहा है। जो जिसको हम कहते हैं इनकम डिस्पर्सल का, वो भी इक्वल हो रहा है। तो ये एक बिल्कुल बेसिक आइडेंटिटी है लेफ्ट विंग की, ये एक बेसिक मान्यता है आज के लेफ्ट विंग की। तो जिस तरह से हमारा लेफ्ट विंग जो है उसकी जो पार्टीज हैं वो सीपीआई है, सीपीआईएम है, कांग्रेस है, प्रेजेंट सिनारियो में हम बात करें अगर, उसी तरह से अगर हम राइट विंग की बात करें तो वहां पे आती है सबसे बड़ा नाम जो हमारे रूलिंग गवर्नमेंट है, जो आरएसएस का आइडियोलॉजिकल सिबलिंग भी है, दैट इज बीजेपी। और संघ परिवार की जो दूसरी पार्टीज हैं वो सब आती हैं राइट विंग आइडियोलॉजी के साथ। तो राइट विंग आइडियोलॉजी ये मानता है कि जो आपका ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो डिपेंड करता है कल्चरल नेशनलिज्म पे। राइट विंग आइडियोलॉजी ये मानती है कि आपको जो आपका सिविलाइजेशन है उस पे प्राइड होना चाहिए। जो बेसिकली इंडियन सोसाइटी का बेस होना चाहिए वो हिंदुइज्म होना चाहिए। वो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन में मानते हैं, वो मार्केट फोर्सेस में इन्वेस्टमेंट करने में मानते हैं, वो सोशल रिफॉर्म्स में तो मानते हैं बट नॉट एट द एक्सपेंस ऑफ कैपिटलिज्म। वो ये मानते हैं कि अगर इंडियन सोसाइटी का ग्रोथ करना है तो हमें प्राइवेटाइजेशन को अपनाना पड़ेगा, हमें इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन को फॉलो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो बेसिक डिफरेंस है लेफ्ट विंग और राइट विंग में वो बहुत क्लियर है। दोनों ही एक दूसरे की ऑपोजिट बातें करते हैं। जहां पे राइट विंग बात कर रहा है कि आपको लिबरल होना है, आपको इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स को गवर्नमेंट सेंटर्ड नहीं रखना है, वहीं पे लेफ्ट विंग बात करता है कि आपको प्राइवेटाइजेशन से दूर रखना है, आपको जो है गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट हर जगह रखनी है, एक सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल होना चाहिए ऑन डिफरेंट डोमेन्स। राइट विंग मानता है कि प्राइवेटाइजेशन में प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस आए, एमएनसीज आए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो। लेफ्ट विंग मानता है कि पीएसयूज जो हैं उन्हीं को आप और ज्यादा ग्रो करें, उनका ही डोमिनेंस सारे सेक्टर्स में रहे। तो आइडियोलॉजिकल लेवल पे दोनों ही मान्यताएं, दोनों ही आइडियोलॉजीज बहुत डिफरेंट है। इस आइडियोलॉजिकल डिफरेंस का अगर हम एक एग्जाम्पल समझने की कोशिश करें तो 1991 में एक तरह से इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन शुरू हुआ था। वहाँ पे माना जा रहा था कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स होने चाहिए, वहाँ पे माना जा रहा था कि आपको एंटरप्रेन्योरल लेवल पे ग्रो करना पड़ेगा। इन प्राइवेटाइजेशन एस्पेक्ट्स का उस टाइम लेफ्ट विंग ने बहुत ज़्यादा विरोध किया था,
वो मान रहे थे कि अगर प्राइवेटाइजेशन होगा, लिबरलाइजेशन होगा, अगर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स होंगे तो उससे हमारी कंट्री में इनइक्वालिटी बढ़ेगी, सोशल लेवल पे भी और सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक लेवल पे। लेकिन राइट विंग ने इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखा कि ये यूज करके हम अपने एंटरप्रेन्योरल पोटेंशियल को वापस ग्रो कर सकते हैं, इसको यूज करके हम अपने इकोनॉमिक पावर को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। तो यहाँ से शुरुआत हुई दोनों आइडियोलॉजीज की इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स में एक तरह से मुठभेड़ की। तो प्रेजेंट टाइम में अगर हम इस आइडियोलॉजिकल डिफरेंस को समझने की कोशिश करें तो हम सबसे पहले कुछ रीसेंट एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं जहाँ पे हमारी रूलिंग गवर्नमेंट और हमारी ऑपोजिशन गवर्नमेंट दोनों ही साथ में इंटरैक्ट करती हैं, साथ में डिस्कशंस करती हैं, एक दूसरे को अपोज भी करती हैं। क्योंकि जो हमारी रूलिंग गवर्नमेंट है उसको एक तरह से राइट विंग माना जाता है और जो हमारी ऑपोजिशन में गवर्नमेंट है वो एक तरह से लेफ्ट विंग मानी जाती है। सबसे पहले अगर हम इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स या इकोनॉमिक डोमेन्स की बात करें तो प्राइवेटाइजेशन बहुत बड़ा नाम आता है। प्राइवेटाइजेशन का विरोध बहुत ज्यादा करता है लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी और प्राइवेटेशन का साथ बहुत ज्यादा देता है राइट विंग आइडियोलॉजी। तो अगर हम ये मानते हैं कि बीजेपी एक राइट विंग पार्टी है और वो हमारी रूलिंग गवर्नमेंट भी है, तो रिसेंटली बीजेपी ने प्राइवेटाइजेशन बहुत ज्यादा करने की कोशिश की है पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में। जैसे बिहार में बहुत सारे 4 लेन के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, रोड के 4 लेन्स के प्रोजेक्ट्स, जिसमें उन्होंने अडानी ग्रुप को, बिल्डकॉन ग्रुप को, आईआरबी ग्रुप को इन्वॉल्व किया है उन सारे 4 लेन रोड्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। इसी तरह से द वेरी फर्स्ट बैच ऑफ 150 ट्रेन्स निकलने वाला है जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू बनेगा। साथ ही साथ में बहुत सारे बिडिंग प्रोसेसेस चल रहे हैं इस डायरेक्शन में जाने के लिए, जहां बहुत सारी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस आके बिड कर रही हैं और अल्टीमेटली ये फर्स्ट बैच बहुत जल्दी निकलेगा भी। जो सक्सेसफुली प्राइवेटाइजेशन किया गया है बीजेपी लेड गवर्नमेंट में उसका सबसे रीसेंट एग्जाम्पल है 6 एयरपोर्ट्स का प्राइवेटाइजेशन, जहां पे लखनऊ है, तिरुवनंतपुरम है, मैंगलोर है, गुवाहाटी है, जयपुर है, अहमदाबाद है। ये 6 एयरपोर्ट्स को लीज पे दिया गया है अडानी ग्रुप को, जहां पे अडानी ग्रुप इनके डेवलपमेंट, इनके मैनेजमेंट, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर हर चीज देख रहा है। अब ये जो सक्सेसफुल प्राइवेटाइजेशन हुआ है ये इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स पे कितना सक्सेसफुल है ये अभी कहना बहुत जल्दी होगा, क्योंकि ये बहुत ही रिसेंटली हुआ है। तो इसका सक्सेस हमें आने वाली डिकेड में समझ में आएगा कि हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। द पॉइंट इज कि हमारी राइट विंग रूलिंग गवर्नमेंट ने प्राइवेटाइजेशन को ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर दिया है, प्रैक्टिस कर रही है इन द पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर हमें प्राइवेटाइजेशन के सक्सेस को समझना है तो हमें थोड़ा पहले जाना पड़ेगा। कुछ एग्जाम्पल्स हमारे पास एनडीए गवर्नमेंट के 1999 से 2004 तक की, जब अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट थी। उस टाइम पे हिंदुस्तान जिंक जो कि एक पीएसयू थी उसको प्राइवेटाइज किया गया था और वो सेल ऑफ कर दी गई थी वेदांता ग्रुप को। जब उसको सेल ऑफ किया गया था तो उसका प्रॉफिट था वो था INR 69 करोड़ और 2021 में वेदांता ग्रुप के अंडर उसका जो प्रॉफिट हो गया है वो हो गया है 8,000 करोड़। इतना ज्यादा इंक्रीज हो गया उसका प्रॉफिट बिकॉज ऑफ प्राइवेटाइजेशन। जो सेकेंड एग्जाम्पल है हमारे पास वो है बीएसएनएल का। बीएसएनएल को फिर फाइनली जो सेल ऑफ किया गया था वो किया गया था टाटा ग्रुप को और रिसेंटली जो उसका प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है वो हो गया है 17,000 करोड़ का। इसी तरह से जो तीसरा सबसे बड़ा एग्जाम्पल है वो है मारुति का। इंडियन गवर्नमेंट ने अपने मारुति में जो स्टेक्स थे वो सुजुकी को सेल ऑफ कर दिए थे और उसके बाद आज मारुति सुजुकी इंडिया का सबसे बड़ा कार मैन्युफैक्चरर है और उसने अप्रोक्सीमेटली 50% ऑफ इंडियन कार मार्केट को अपने पास रखा हुआ है। तो ये है कुछ प्राइवेटाइजेशन की सक्सेस स्टोरीज। हालांकि ये कुछ हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं प्राइवेटाइजेशन की सक्सेस से, लेकिन अगर हम इसमें लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी को समझें तो वो कहते हैं कि अगर आप प्राइवेटाइजेशन करते हैं तो उससे सोशल रिफॉर्म्स नहीं हो पाते हैं। प्राइवेटाइजेशन की वजह से मोनोपोली स्टैब्लिश हो जाती है मार्केट में,
जो कॉस्ट्स हैं वो बढ़ जाते हैं। जो आपके कुछ बिजनेसमैन हैं, जो कैपिटलिस्ट्स हैं, सिर्फ उनका फायदा होता है, और जो मासेस हैं, जो जनरल पब्लिक है, वो सब नुकसान में चले जाते हैं। वो कहते हैं कि प्राइवेट कंपनीज बहुत सारे ले ऑफ्स करते हैं कॉस्ट कट करने के लिए, जॉब लॉसेस होते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, महंगाई बढ़ती है, और सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों का ही फायदा होता है जो एक्चुअली बिजनेसमैन होते हैं, जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी ये मानती है कि अब प्राइवेटाइजेशन करने के बजाय जो हमारी पीएसयूज हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, उनका रिवाइवल कीजिए, उनको अच्छे से चलाइए, उनमें इन्वेस्टमेंट कीजिए, ताकि सारे सोशल रिफॉर्म्स बने रहें, पब्लिक का नुकसान ना हो, मोनोपोली मार्केट में स्टैब्लिश ना हो। इसका बहुत बड़ा जो एग्जाम्पल लेफ्ट विंग देता है, और जो हमारे पास है भी, जो हमने अभी रिसेंटली भी डिस्कस किया था एज अ सक्सेस स्टोरी ऑफ प्राइवेटाइजेशन, वो है हिंदुस्तान जिंक का। अब हिंदुस्तान जिंक जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट के टाइम पे बेची गई थी वेदांता ग्रुप को। लेफ्ट विंग ये कहता है कि उस पीएसयू में इतना ज्यादा पोटेंशियल था, और आपने उस छोटे से टाइम के शॉर्ट टर्म रिलीफ के लिए लॉन्ग टर्म डिविडेंड इनकम को जाने दिया। वो कहते हैं कि अगर इस तरह से उस टाइम इस पीएसयू को और ज्यादा इन्वेस्टमेंट दिया जाता, और ज्यादा रिवाइव किया जाता, तो आज को ये जो प्राइवेट एक अमाउंट बन गया 8,000 करोड़ का जो प्रॉफिट है, ये इंडियन गवर्नमेंट के पास होता। इस डायरेक्शन में सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन भी चल रहा है, ये समझने के लिए कि ये एक्चुअली कितना बेनिफिशियल था, ये होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था, कहीं इसमें कोई और एंगल तो नहीं था। खैर, ये तो एक एग्जाम्पल है जहां पे लेफ्ट विंग ने राइट विंग के ऊपर एक एलिगेशन लगाया, जो एक तरह से प्राइवेटाइजेशन के फॉर और अगेंस्ट की बात करती है। अब ये जो हिंदुस्तान जिंक का केस है, जिसमें लेफ्ट विंग बोलता है कि गवर्नमेंट ने उसका सही पोटेंशियल नहीं आका, और उसको एक तरह से औने पौने दाम पे बेच दिया गया, उसका प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया, और जो अब वो फ्रूट्स दे रहा है वो गवर्नमेंट को ना मिलके प्राइवेटाइज हो गया है। अगर इसको राइट विंग के एंगल से देखा जाए, तो आप ये कह सकते हैं कि उस टाइम गवर्नमेंट इस ये जो अनटैप्ड पोटेंशियल था, इसको टैप नहीं कर पा रही थी। इसको कैसे उजागर किया गया, इस स्पेसिफिक पीएसयू को जो इसमें पोटेंशियल था वो कैसे उजागर किया गया? वो वेदांता ग्रुप ने उजागर किया। जो गवर्नमेंट कई सालों से नहीं कर पा रही थी, वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ने किया। उससे लॉस क्या हुआ? उससे लॉस तो कोई खास नहीं हुआ। इनफैक्ट उसकी वजह से कितने जॉब्स जनरेट हुए। वो जो स्पेसिफिक कॉर्पोरेट है, वो जो वेदांता ग्रुप एज अ बिजनेस है, वो कितना टैक्स दे रहा है, वो कितना इन्वेस्टमेंट कर रहा है आपकी कंट्री में। ये जो 8,000 करोड़ का इतना बड़ा अमाउंट है, ये कहाँ जा रहा है? ये आपकी ही कंट्री में सर्कुलेट हो रहा है, आपकी ही कंट्री में जॉब्स जनरेट हो रहे हैं, आपकी ही कंट्री को टैक्स मिल रहा है। तो ये अलग अलग डिस्कशंस हैं, अपने प्रोज हैं, अपने कॉन्स हैं, कौन सही है कौन गलत है ये कह पाना तो मुश्किल है। पर हाँ, ये दोनों आइडियोलॉजीज इस तरह से एक दूसरे के अगेंस्ट खड़ी हुई हैं। प्राइवेटाइजेशन की एक और बात करें, तो अभी रीसेंट आजकल के सिनेरियो में जो हमारी करंट गवर्नमेंट है, बीजेपी गवर्नमेंट, रूलिंग गवर्नमेंट जो है हमारी, वो बहुत सारे पब्लिक बैंक्स, जो छोटे छोटे बहुत सारे पब्लिक बैंक्स हैं, उनका प्राइवेटाइजेशन करना चाहती है। इन बैंक्स की प्राइवेटाइजेशन करने में जो सबसे बड़े हर्डल्स आ रहे हैं, वो ये है कि इन बैंक्स का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बहुत वीक है। इस वजह से इनका बहुत ज़्यादा एक तरह से जो आस्क है गवर्नमेंट का, वो मिल नहीं रहा है। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इन छोटे पब्लिक सेक्टर बैंक्स का प्राइवेटाइजेशन करना है, तो बैंकिंग लॉज को भी रिफॉर्म करना पड़ेगा, उनमें भी कुछ अमेंडमेंट्स करने पड़ेंगे। इसके अलावा जो ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉय एसोसिएशन है, वो भी इस प्राइवेटाइजेशन के बहुत अगेंस्ट है, क्योंकि वो मानते हैं कि एक बार अगर ये छोटे छोटे बैंक्स का प्राइवेटाइजेशन हो गया, तो बहुत सारे ले ऑफ्स होंगे, बहुत सारे जॉब्स चले जाएंगे, जॉब स्टेबिलिटी खत्म हो जाएगी। क्योंकि ये छोटे बैंक्स हैं, ये अंडर परफॉर्मिंग बैंक्स हैं, तो कॉस्ट कटिंग के लिए प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस ये करेंगी ही करेंगी। 2021 में मोदी गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा प्राइवेटाइजेशन की बात की थी। उन्होंने तब बोला था कि वो ज़्यादातर स्टेट ओन्ड ऑर्गेनाइजेशंस या पीएसयूज का प्राइवेटाइजेशन कर देंगे।
लेकिन आज 2025 आते आते ये जो कंप्लीट प्राइवेटाइजेशन की बात हो रही थी, ये एक तरह से खत्म कर दी गई है। और अब मोदी गवर्नमेंट काम कर रही है इन पीएसयूज की, इन स्टेट ओन्ड ऑर्गेनाइजेशंस के रिवाइवल की। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि मोदी गवर्नमेंट ने राष्ट्रीय इस्पात निगम, जो कि एक स्टील ऑर्गेनाइजेशन है, एक पीएसयू है, उसके रिवाइवल के लिए 1.3 बिलियन डॉलर्स रखे हैं। इसके अलावा जो टेलीकॉम बेस्ड एमटीएनएल है, जो बहुत सालों से लॉस में जा रही है, उसके भी रिवाइवल के लिए 80 बिलियन आईएनआर रखा गया है। ये रिवाइवल्स का मतलब ये है कि गवर्नमेंट इज नाउ इंटरेस्टेड इन नॉट द प्राइवेटाइजेशन पार्ट, बट जो हमारी पीएसयूज हैं उन्हीं को किसी तरह से स्टेट रन करके सक्सेस दिलाने की। 4 साल हो गए हैं इस बात को जब गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि वो हैवी प्राइवेटाइजेशन करेगी, और इन 4 सालों में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सिर्फ 3 सक्सेसफुल प्राइवेटाइजेशंस करे हैं, जिसमें जो सबसे बड़ा नाम आता है वो एयर इंडिया का आता है, जहां एयर इंडिया टाटा ग्रुप को सेल ऑफ कर दिया गया है। इसके अलावा जो 2 एग्जाम्पल्स हैं वो इनडायरेक्ट होल्डिंग्स के हैं, वो डायरेक्ट प्राइवेटाइजेशन नहीं है, जहां पे नीलांचल इस्पात निगम को टाटा स्टील को दे दिया गया है, और इसके अलावा फेरो स्क्रैप इंडिया को कोनोके ट्रांसपोर्टेशन लिमिटेड को दे दिया गया है। सिर्फ ये 3 सक्सेसफुल प्राइवेटाइजेशंस दिए करे गए हैं, जिसमें से 2 कंप्लीट प्राइवेटाइजेशंस नहीं है, और बात की गई थी 2021 में बहुत हैवी प्राइवेटाइजेशन की। तो अगर इस तरह से हम इसको देखें, जो हमारी प्रेजेंट सो कॉल्ड राइट विंग्ड पार्टी है, रूलिंग गवर्नमेंट है, जिसको कायदे से आइडियोलॉजी के हिसाब से प्राइवेटाइजेशन ही करना चाहिए था, उसने अपने प्राइवेटाइजेशन की जो बातें थी उससे कदम पीछे ले लिए हैं, और अब वो स्टेट रन ऑर्गेनाइजेशंस के रिवाइवल की बात करने लगी है। इसके अलावा जो बचे हुए भी हमारे प्राइवेटाइजेशन के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स थे, उसको गवर्नमेंट ने या तो डिफर्ड कर दिया है या डिले कर दिया है। अब ये यू टर्न जो हुआ है गवर्नमेंट का, रूलिंग गवर्नमेंट का, ये क्यों हुआ है, इसको पहले समझते हैं। ऐसा इसलिए हुआ है कि ईयर 2020 से लेकर 2023 तक जब गवर्नमेंट ने ये अनाउंसमेंट्स किए थे कि हैवी प्राइवेटाइजेशन होगा, वो टाइम चल रहा था कोविड पेंडेमिक का। उस टाइम जो हमारा फिस्कल डेफिसिट था वो बहुत ज़्यादा था, क्योंकि हमारी स्पेंडिंग बहुत हो रही थी बिकॉज ऑफ पेंडेमिक, और जो हमारे रेवेन्यूज थे, टैक्स रेवेन्यूज थे, वो बहुत कम हो गए थे इकोनॉमिक स्लो डाउन की वजह से। इस वजह से जो गवर्नमेंट के पास इजी फंड्स और क्विक फंड्स उठाने का तरीका था वो था हैवी प्राइवेटाइजेशन। लेकिन अब जब हम 2025 में आ गए हैं तो हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है वो बहुत ही कंफर्टेबल परसेंटेज पे आ गया, दैट इज 4.9% ऑफ द जीडीपी, जो पेंडेमिक के टाइम पे मोर देन 6% ऑफ जीडीपी था। इसके अलावा अभी हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत अच्छा है, अभी जो हमारे रेवेन्यूज आ रहे हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, तो इसलिए गवर्नमेंट किसी भी जल्दबाजी भी नहीं है फंड्स को रेज करने के लिए। इस फिस्कल डेफिसिट के अलावा ये चीज भी रियलाइज की गई कि पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को सेल ऑफ कर देने के बजाय अगर उनको रिवाइव कर दिया जाए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्ग टर्म डिविडेंड इनकम इंजॉय कर सकती है, जो सोशल अपलिफ्टमेंट के लिए यूज किया जा सकता है हमारी कंट्री में। और जब मोदी गवर्नमेंट वापस आई है 2024 आई है, तो वो एक कोलिशन गवर्नमेंट के फॉर्म में आई है। पहले वो सिंगल बीजेपी पार्टी थी जहां पे कोई कोलिशन नहीं था, तो पहले वो जो डिसीजंस ले सकते थे वो उनके ऊपर डिपेंडेंट थे, पर आज बहुत सारे रीजनल पार्टीज का भी इन्वॉल्वमेंट है, जो ये फियर करती हैं कि अगर प्राइवेटाइजेशन हो गया तो जॉब लॉसेस हो जाएंगे। तो ये कुछ रीजंस हैं जिस वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस तरह से प्राइवेटाइजेशन नहीं कर पा रही है। अगर हम टैक्सेस की बात करें तो राइट विंग आइडियोलॉजी कहती है कि टैक्सेशन इस तरह से होना चाहिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो, इन्वेस्टमेंट बढ़े, बिजनेसेस बढ़ें, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो, आपके एफडीआई हो, और साथ ही साथ टैक्स रिलीफ कुछ स्लैब्स को मिले, जैसे कि मिडिल क्लास को। यहीं पे जो आपका लेफ्ट विंग है वो बोलता है
कि आपको ग्राउंड लेवल पे काम करना पड़ेगा। जो आपकी अनऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्रीज हैं उनको आपको अपलिफ्ट करना पड़ेगा, उसमें आपको ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आपको रिग्रेसिव पॉलिसीज को हटा के प्रोग्रेसिव पॉलिसीज को लाना पड़ेगा टैक्सेशन के एस्पेक्ट्स में। जैसा हमने पहले डिस्कस किया था, रिग्रेसिव मतलब जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है आपका टैक्स कम होता जाता है। इसके खिलाफ है लेफ्ट विंग। लेफ्ट विंग चाहती है प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव टैक्सेस की जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे आपका टैक्स भी बढ़े। ये बेस्ड है एबिलिटी टू पे आइडियोलॉजी पे, मतलब क्योंकि आप पे कर सकते हैं तो आपको पे करना चाहिए, क्योंकि आप पे नहीं कर सकते हैं तो आपको पे नहीं करना चाहिए। दिस इज मोर अबाउट डेवलपमेंट ऑफ एवरीबडी। तो लेफ्ट विंग ये मानता है कि आपको बहुत ज्यादा वही चीज प्राइवेटाइजेशन नहीं करना है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, नहीं तो आपके हाथ से कंट्रोल चला जाएगा, सोशल लेवल पे रिफॉर्म्स नहीं हो पाएंगे, इनइक्वालिटी, इकोनॉमिक इनजस्टिस ये सब बढ़ जाएगा, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज को ओवरलुक किया जाएगा। इन सब चीजों को ठीक करने के लिए आपको प्रोग्रेसिव टैक्सेशन ही अपनाना पड़ेगा। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है 2023-24 का जो यूनियन बजट आया था। उस बजट में बीजेपी ने ये बोला था कि ये बजट मिडिल क्लास फ्रेंडली है। वहां पे उन्होंने 12.75 लाख तक जो एनुअल इनकम थी उन लोगों को कोई भी टैक्स नहीं देने पड़ेगा, ऐसा एक रिफॉर्म बनाया था। इसके अलावा जो हमारा कॉर्पोरेट टैक्स है उसको भी रिड्यूस किया गया था फ्रॉम 40% टू 35%। यहाँ पे बीजेपी गवर्नमेंट ने इस बजट में एक अमेलगमेशन किया जहां जनरल पब्लिक का भी फायदा था क्योंकि 12.75 लाख तक कोई टैक्स नहीं था, और कॉर्पोरेट टैक्स कम कर दिया जिसकी वजह से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ गया, इन्वेस्टमेंट्स बढ़ जाएंगे। तो एक तरह से उन्होंने एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश की थी दोनों ही एस्पेक्ट्स में। लेकिन लेफ्ट विंग ने इसका अपोज किया और बोला कि आपने जो बजट बनाया है वो बहुत ज्यादा फेवर करता है कैपिटलिज्म को, आपने सिर्फ और सिर्फ फायदा देखा है बिजनेसमैन का, एंटरप्रेन्योर्स का, क्योंकि जो एंजल टैक्स नाम की चीज थी जो एंटरप्रेन्योर्स को देना पड़ता था जब भी वो फंड्स को रेज करते थे, वो एंजल टैक्स को भी बीजेपी गवर्नमेंट ने इस स्पेसिफिक बजट में हटा दिया था। तो लेफ्ट विंग बोलता था कि आप सिर्फ बिजनेसेस को फेवर कर रहे हैं, जो आम जनता है उसको, उसके लिए आपने कुछ भी नहीं किया है। तो ये एक तरह से आप देख सकते हैं कि दोनों जो आइडियोलॉजीज थी, हालांकि बीजेपी ने अपने एंड पे सब किया, फिर भी लेफ्ट विंग में उसने कमियां निकाली। या फिर जो लेफ्ट विंग कह रहा था वो क्या पूरी तरह से गलत था या वो पूरी तरह से सही था। ये एक आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है और ये डिफरेंस कभी भी खत्म नहीं हो सकता। जो नेक्स्ट डिफरेंस आता है राइट विंग आइडियोलॉजी और लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी में वो है नेशनलिज्म एंड इंटरनेशनलिज्म। अब जो नेशनलिज्म का कंसेप्ट है ये है बेसिकली कल्चरल नेशनलिज्म का, ये है एक राइट विंग आइडियोलॉजी का कंसेप्ट। इस कंसेप्ट के अंडर सबसे पहले ये चीज मानी जाती है जो इंडिया है वो एक सिविलाइजेशनल स्टेट है, वो कोई 1947 में बना हुआ एक मॉडर्न नेशन नहीं है, बल्कि वो थाउजेंड्स ऑफ इयर्स ऑफ सिविलाइजेशन, इतना पुराना एक नेशन है, ये कोई नया मॉडर्न नेशन नहीं है। दूसरी चीज, हम ये मानते हैं अंडर नेशनलिज्म कि इंडिया का जो फाउंडेशन है वो हिंदुइज्म एज अ रिलीजन है। तो हम रिस्पेक्ट हर रिलीजन की करते हैं, लेकिन जो इंडिया का फाउंडेशन है, इंडिया एज अ कंट्री, इंडिया एज अ नेशन का जो फाउंडेशन है वो हिंदुइज्म, रिलीजन, कल्चर एंड ट्रेडिशन ही है। इसी डायरेक्शन में सबसे पहले जिस तरह का नेशनलिज्म आता है वो आता है कल्चर एंड रिलीजन नेशनलिज्म। इस डायरेक्शन में जो हमारी रूलिंग गवर्नमेंट है उसने बहुत काम किया है। फॉर एग्जाम्पल जो रीसेंट राम मंदिर बना और जो उसका इनॉग्रेशन हुआ, इसी तरह से जो काशी और मथुरा में जो टेम्पल कॉरिडोर पे काम हो रहा है, ये सब जो चीजें हैं ये हमारा कल्चरल और रिलीजन नेशनलिज्म दिखाता है जिसमें हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट काम कर रही है।
जो नेक्स्ट नेशनलिज्म आता है वो हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी के ऊपर आता है। इस डायरेक्शन में हमारी गवर्नमेंट ने मेक इन इंडिया का सहारा लिया है और मेक इन इंडिया डिफेंस को प्रमोट किया है कि हम अपना डिफेंस मेक इन इंडिया ही करें। इसके अलावा आत्मनिर्भर भारत को बहुत प्रमोट किया गया है और जो भी बॉर्डर पे टेंशन्स होते हैं उस पे हमने एक फर्म स्टैंड लिया है, चाहे वो पाकिस्तान के अगेंस्ट हो चाहे वो चाइना के अगेंस्ट हो। साथ ही साथ आर्टिकल 370 का जो रिवोकेशन हुआ है वो भी इसी डायरेक्शन में एक तरह का काम है जो हमारी प्रेजेंट रूलिंग गवर्नमेंट ने ही किया है। जो तीसरी तरह का नेशनलिज्म है वो है सिंबॉलिक एंड नरेटिव नेशनलिज्म। इसके अंडर सबसे पहले जो हमारे बच्चों की टेक्स्ट बुक्स हैं उनको रिवाइव किया जा रहा है, उसमें वैदिक कल्चर, हिंदुइज्म, इनके बारे में पढ़ाया जा रहा है। जो हमारे एक्चुअल नेशनल हीरोज थे जैसे कि वीर सावरकर हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, रानी दुर्गावती हैं, इनके बारे में भी बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। साथ ही साथ सिंबॉलिक नेशनलिज्म के अंडर जो राजपथ नाम था जो कॉलोनियल टाइम में दिया गया था उसको हटा के अब नाम कर दिया गया है कर्तव्य पथ। ये दिखाया जाता है कि पोस्ट कॉलोनियल टाइम हमारा प्राइड, हमारा नेशन है। इसके ऑपोजिट जो लेफ्ट विंग की आइडियोलॉजी है वो है इंटरनेशनलाइजेशन की। इसमें लेफ्ट विंग मानता है कि हमें अक्रॉस बॉर्डर्स भी काम करना चाहिए और सारी कंट्रीज को एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, पीसफुल को एग्जिस्टेंस होना चाहिए। जो इंटरनेशनलाइजेशन के पीछे कोर आइडिया है वो ये है, सबसे पहला कि इंपीरियलिज्म बिल्कुल नहीं होना चाहिए और जो वेस्टर्न इकोनॉमिक और मिलिट्री डोमिनेंस है वो खत्म हो जाना चाहिए। वो कहते हैं कि जो ऑप्रेस्ड नेशंस हैं उनके साथ फ्रेंडली एनवायरनमेंट मेंटेन करना चाहिए इंडिया एज अ नेशन को। वो कहते हैं कि जो क्लाइमेट और एनवायरमेंटल रिलेटेड दिक्कतें हैं उसमें हमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए। साथ ही साथ फेयर ट्रेड और ह्यूमन राइट्स की एडवोकेसी भी इंडिया को करनी चाहिए ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पे। साथ में लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी ये कहती है कि हमको नॉन अलाइनमेंट करना चाहिए और मिलिटराइजेशन के अगेंस्ट जाना चाहिए। ये है कोर आइडिया फॉर इंटरनेशनलाइजेशन। अगर हम इकोनॉमिक इंटरनेशनलाइजेशन की बात करें तो जैसे वेस्ट में आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का डोमिनेंस है, इसी तरह लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी ब्रिक्स को सपोर्ट करता है, साउथ साउथ कॉरपोरेशन को सपोर्ट करता है, क्योंकि वेस्ट डोमिनेंस का होना लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी के हिसाब से इज नॉट द करेक्ट वे। अगर हम एंटी मिलिटराइजेशन की बात करें तो जो लेफ्ट विंग इन इंडिया है वो अगेंस्ट इजराइल है एंड प्रो पैलेस्टीन है, क्योंकि इजराइल ने गाजा में मिलिट्री एक्टिविटीज की थी। अगर हम इन्वायरमेंटल इंटरनेशनलाइजेशन की बात करें तो जो ग्रेटा थॉनबर्ग ने इन्वायरमेंट को लेके एक रिफॉर्म, एक रेवोल्यूशन स्टार्ट करने की कोशिश की थी, उसकी तरफ लेफ्ट विंग का फुल सपोर्ट था। तो ये बात हो गई इंटरनेशनलाइजेशन के कंसेप्ट की फ्रॉम द एस्पेक्ट्स ऑफ लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी। तो ये कुछ फंडामेंटल डिफरेंसेस हमने देखे लेफ्ट विंग और राइट विंग आइडियोलॉजीज में। यहाँ पे ये समझना बहुत जरूरी है कि लेफ्ट विंग और राइट विंग तो कंप्लीटली ऑपोजिट आइडियोलॉजीज हैं जिनका जो फाउंडेशन है वो बहुत अलग है। लेकिन इंडियन पॉलिटिकल सिनेरियो में लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी और राइट विंग आइडियोलॉजी को एग्जिस्ट करती है। अगर हम रूलिंग गवर्नमेंट्स की बात करें तो कोई भी रूलिंग गवर्नमेंट पूरी तरह से लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी को नहीं मान पाई, चाहे वो लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी को सपोर्ट करती ही पार्टी हो, और सेम अगर रूलिंग गवर्नमेंट राइट विंग ओरिएंटेड है फिर भी वो पूरी तरह से राइट विंग को नहीं अपना पाई। इसके सबसे बड़े एग्जाम्पल्स अभी हम अगर डिस्कस करें तो हमने वीडियो में भी पहले भी डिस्कस किए थे, जैसे कि कांग्रेस जो लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी की पार्टी है उसने खुद ही 1991 में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन किया।
जिसको अपोज किया लेफ्ट विंग थिंकर्स ने, जबकि कांग्रेस खुद भी एक लेफ्ट विंग पार्टी थी। इसी तरह से मोदी गवर्नमेंट ने अभी 2021 में बहुत हैवी प्राइवेटाइजेशन की बात की, और 2025 आते आते बिकॉज ऑफ मल्टीपल प्रेशर पॉइंट्स आज प्राइवेटाइजेशन ने एक पीछे स्टेप ले लिया है और पीएसयूज पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के रिवाइवल पे काम कर रहा है, जो कि एक तरह से लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी है, पर अब उसको फॉलो एक राइट विंग आइडियोलॉजी ओरिएंटेड पार्टी रूलिंग गवर्नमेंट कर रही है। कहने का मतलब है, अगर आप रूलिंग गवर्नमेंट है तो आप प्योरली लेफ्ट विंग या राइट विंग नहीं हो सकते हैं, आपको अमेलगमेशन में काम करना पड़ता है। तो ये था ये वीडियो पूरा, जिसमें हमने प्रेजेंट सिनेरियो में लेफ्ट विंग और राइट विंग आइडियोलॉजीज में डिफरेंसेस क्या है विद करंट एग्जांपल्स उसके साथ डिस्कस करने की कोशिश की। अगर इसी तरह के आपको और डिस्कशंस चाहिए और रिसर्चेस चाहिए तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, एंड प्लीज डू सब्सक्राइब अस, like our video and share our video. Thank you very much.